ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। किसी देश को इससे नहीं परखना चाहिए कि वह अपने उच्च और सामर्थ्य वर्ग के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इससे कि वह कमजोर वर्ग से कैसा व्यवहार करता है। ये किसने कहा है? नेल्सन नेल्सन मंडेला ने ये बात कही है। तकनीक के दुरुपयोग का फैलता दायरा। और ये आप देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक आती है, उसके उपयोग भी होते हैं और दुरुपयोग भी होते हैं। जब दुरुपयोग होने लगते हैं तब वो चिंता का कारण बनने लगती है। तो हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण में खासी प्रगति की है। देश में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गए हैं, और जिससे डिजिटल माध्यम से पैसे के लेन देन और अन्य कार्यों को पूरा करने का चलन भी बढ़ा है। और इसी की बदौलत भारत ने दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम भुगतान बाजार के रूप में खुद को परिवर्तित किया है। वर्ष 2017 और 2023 के बीच रिटेल डिजिटल भुगतान में 50.8% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में यह देश की जीडीपी का 4.5% हिस्सा था, और 2026 के अंत तक इससे 20% तक पहुंचने का अनुमान है। मगर डिजिटल तकनीक के तेज से हो रहे प्रसार के साथ कई साइबर संबंधी समस्याएं भी सामने आई हैं। आज अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। भले ही डिजिटल समावेशन का सपना अब देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुका है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ कई तरह की चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं, और तकनीक का दुरुपयोग सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। और इस तरह के अपराध पर लगाम लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और देखिए, एक और बात बताऊं आप लोग कि अगर साइबर धोखाधड़ी से आपको बचना है, एक तो डर में मत आइए, एक लालच में मत आइए। डरिए मत और लालच मत करिए। अगर डर गए और लालच कर गए तो आप देखते हैं कि फंस जाते हैं। जितने लोग फंस भी रहे ना, लुट रहे ना, बर्बाद हो रहे ना, उनमें यही आप देखने को मिलता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 के बाद से देश में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं में करीब 400% की वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्र डिजिटल ठगी के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। कुछ शहरों में साइबर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण वहां इस तरह के अपराध तेजी से बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध का बढ़ना कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और तकनीकी बदलाव का नतीजा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने डिजिटल पहुंच तो बढ़ा दी, लेकिन लोगों में डिजिटल समझ नहीं बढ़ी। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम ऐप जो मनोरंजन के रूप में पेश किए जाते हैं, वे साइबर ठगी के आसान जरिया बन गए हैं। और यही वजह है कि पिछले 6 साल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ताजा आंकड़ों से सामने आई। और समन्वय केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में देश के नागरिकों ने करीब 19,813 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी में गंवाए हैं। इस दौरान 21 लाख से ज्यादा शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हुई हैं, और इससे पहले वर्ष 2024 में 22,849 करोड़ रुपए का नुकसान और लगभग 19 लाख शिकायतें सामने आई। आज जब ज्यादातर चीजें मोबाइल और इंटरनेट पर सुलभ हैं, वहीं साइबर अपराधी भी हर उस चूक का इंतजार करते हैं जो आम लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग खुद को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और सतर्क बनाएं। और समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है कि साइबर अपराधी ठगी के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अपराध से निपटने के लिए सरकार को उचित एवं प्रभावी कदम उठाने को कहा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शीर्ष अदालत के मुताबिक डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों और संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक राहत मुहैया कराने की मांग भी उठ रही है, और जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है ना, आरबीआई की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। माना जा रहा है कि आरबीआई एक नया नियम बना सकता है, और जिसके तहत साइबर ठगी
कि छोटे मामलों में पीड़ित को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है, मगर यह तभी संभव होगा जब पीड़ित व्यक्ति समय पर बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी देगा। और साइबर अपराध बढ़ने से आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हालात ये हैं कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी चूक का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यक्तिगत गोपनीयता और समग्र डिजिटल व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आज साइबर ठगी केवल ईमेल या फिर फोन कॉल तक सीमित नहीं रह गई है, और एआई वॉइस क्लोनिंग, डीपफेक वीडियो, नकली ऐप और सोशल मीडिया पर बनाए गए फर्जी प्रोफाइल के जरिए अपराधी आम लोगों पर मानसिक दबाव बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। और कई मामलों में वे जालसाज खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अफसर, आयकर अधिकारी या फिर किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में पेश कर तत्काल भुगतान की मांग करते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा अब महज पैसों के नुकसान से बचाने का मामला नहीं, बल्कि यह देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल तरीके से वित्तीय लेन देन अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसलिए साइबर सुरक्षा अब सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को कायम रखने के लिए भी जरूरी है। सरकार ने साइबर ठगी को रोकने के लिए कानून जरूर बनाए, लेकिन आज भी इनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, तथ्य जांच और वास्तविक समय में निगरानी जैसी प्रणालियां बहुत धीमी गति से काम करती हैं। जाहिर है कि किसी एक एजेंसी पर जिम्मेदारी डालने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र राज्य सरकारें, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, टेक कंपनियां और आम नागरिक सभी को एकजुट होकर एक रणनीति के साथ काम करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ डिजिटल धोखाधड़ी का दायरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में संदिग्धों का पंजीकरण इस तरह के मामलों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और नागरिकों में सतर्कता एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी उतना ही अहम है। और नीति निर्माताओं को नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को केंद्र में रखना होगा। आज भारत एक डिजिटल समाज बनने की ओर अग्रसर है, मगर अब भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। अगर साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो निकट भविष्य में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। यह विफलता हमारे समाज को नकदी आधारित प्रणालियों की ओर फिर से रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है, मगर हम नवाचार, संस्थागत सहयोग और नैतिक प्रारूप के सही संयोजन के साथ सुरक्षात्मक उपाय तलाशेंगे तो न केवल देश में इस खतरे को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर भी मिसाल कायम कर सकते हैं। इसलिए तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खुद को आगे रखने के लिए सरकार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और समाज के बीच एक समन्वित एवं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही सतर्कता, डिजिटल अनुशासन और विशेषज्ञों की ओर से सुझाए गए व्यवहारिक उपायों के जरिए इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। बिखरना और संवरना, और जिस तरह से जीवन के साथ मृत्यु का संबंध है, ठीक उसी तरह जीवन में टूटने, बिखरने, समेटने और संवरने का भी संबंध है। और इंसान हमेशा जीवन से मृत्यु की ओर खिसकता रहता है, और वैसे ही उसके जीवन में बार बार टूटने की स्थिति आती है। जब इंसान टूटेगा तो निश्चित तौर पर बिखरेगा भी। बिखरने के बाद उसे समेटना भी जरूरी है। जब ये तीनों क्रियाएं हो जाती हैं, उसके बाद जो कुछ भी होता है वह संवरना है और संवरता है। हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि हालात बद से बदतर होते रहे। हम कई बार टूटे बिखरे, फिर स्वयं को समेटा और आखिर स्तर पर पहुंचते पहुंचते एक बार फिर संवरने लगे। हर किसी के जीवन में ये चार चक्र आते हैं। टूटने से शुरू होकर यह क्रिया संवरने तक चलती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार टूट गए तो फिर यह क्रम समाप्त हो जाएगा। वास्तव में हम जीवन में जब भी टूटे हैं तभी एक नया जीवन शुरू हुआ है। टूटने का आशय अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इंसान जब भी टूटता है तो समझना चाहिए कि वह फिर से संवरने के लिए टूटा है। इसलिए टूटने की इस क्रिया को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। दरअसल संवरने की सलाहियत हासिल करने की पहली सीढ़ी है किन्हीं वजहों से टूटना, यानी जुड़ने के लिए होने वाला पहला उपक्रम। जो टूटा वही जुड़ेगा, बशर्ते जुड़ने का हौसला बना रहे। जुड़ता वही जो टूटता है। इंसान जीवन भर जीने का ही उपक्रम करता रहता है, और जीना यानी कि पल पल सांस लेने की प्रक्रिया से गुजरते हुए जीवन संगीत में रम जाना। यही रमने में क्रिया जब संघन हो जाती है तो इसे डूबना कहते हैं। और यहाँ डूबने से आशय अपने मनचाहे काम को पूरी
तल्लीनता से करना भी है। हर किसी के लिए डूबना अलग अलग हो सकता है। संगीत वाले जब डूब कर गाते हैं, बजाते हैं, तो हर किसी के मुंह से वाह वाह निकल आता है। संगीत हो या फिर कोई भी अन्य रचनात्मक क्षेत्र, डूबना सार्थक होता है। सभी कहते हैं कि टूटे हुए साज की आवाज को हर कोई नहीं समझ पा सकता। इसी तरह टूटे हुए दिल की बात भी हर कोई नहीं समझ पाता है। इसे वही समझ सकता है जो कभी टूटा हो। टूटने को नकारात्मक भाव से नहीं लेना चाहिए। यह आगे बढ़ने की पहली प्रक्रिया है और जीवन का कह खरा इसी टूटने से शुरू होता है। बाइबल में जीसस ने कहा कि मांगोगे तभी पाओगे। पाने के लिए मांगना ही पड़ता है। और हम अगर स्वाभिमान की बात करते हुए यह कह सकते हैं कि हम हाथ ना फैलाएं, नहीं फैलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर यहाँ हाथ फैलाने की बात नहीं हो रही है। यही बात हो रही है कि दिल में कुछ पाने की चाहत हो तो वह चीज मिल जाती है। अगर हमें अनायास कोई चीज मिल जाए तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। जिसे प्राप्त करने के लिए हम बार बार टूटते हैं या फिर कह लें कि मरते हैं, वह जब मिल जाता है तो हमें सुकून की वह दौलत मिल जाती है और जिसके लिए अच्छे अच्छे तरस जाते हैं, पर वह मंजिल नहीं होती। जीवन में टूटने का यह क्रम बार बार आता है और पर इसी में छिपा है बिखरना। बिखरने में होता है यह कि हमारे आसपास पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हाथ को हाथ नहीं सूझता। अंधेरा इतना गहन होता है कि जिसे हम अपना कहते नहीं थकते, वह भी हमारा हाथ छोड़कर चल देता है। और इस अंधेरा का लाभ हर कोई उठाता है। एक एक करके सभी निकल जाते हैं। जब थोड़ी सी उजास को हम अपने करीब पाते हैं, तब समझ में आता है कि जिसे हमने अपना सबसे बड़ा संबल माना था, वह हमसे दूर चला गया। तब कोई नहीं होता है। यही होता है बिखरना। हमारे अपने कहे जाने वाले लोग गहन विश्वास का एक एक टुकड़ा लेकर दूर हो जाते हैं और हम उस वक्त अकेले होते हैं। कई बार इतने अकेले कि हमारी छाया भी नहीं होती है। अंधेरे में भला छाया किसके साथ होती है? हमें समझ में आ जाता है कि किस ने हमारा साथ दिया। ऐसे लोग गिनती के ही होंगे, बहुत कम लोग। यही लोग अपने होते हैं और इन्हें हम अपना कह सकते हैं। यदि चंद लोग हमें समेटने के काम में आते हैं, यही चंद लोग, कुछ इधर से कुछ उधर से लोग आते हैं, हमें संतावना देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बिखरे हुए सच को सामने लाते हैं। हम मान सकते हैं कि यह क्रिया समेटने की, यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। बरसों लग जाते हैं सब कुछ समेटने में। और जब सब कुछ समेट लिया जाता है तब लगता है कि हम बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह पल बहुत ही आह्लादित करने वाला होता है कि हमने खुद को समेट लिया, परीक्षा की एक घड़ी को पार कर लिया, अपनों को पहचान लिया। अब शुरू होती है संवरने की प्रक्रिया। संवरना यानी सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होना। जिंदगी को यह लगे कि अब आराम के पल हमारे साथ हैं, तो यहीं से शुरू होता है संवरना। इन पलों में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारा परिवार हमारे साथ होता है, हम अपनों के साथ होते हैं, हम खुशी से भर उठते हैं, खुशियां हमारा इंतजार करती होती हैं और चारों ओर शुभ समाचार मिलने लगते हैं और सही मायने में आप देखिए जिंदगी ठहर जाती है। और इस ठहरी हुई जिंदगी को गहरी सांस लेकर जी लेना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल फिर शुरू हो सकती है टूटने की प्रक्रिया, और जिसके लिए शायद हम तैयार ना हो। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा आप लोग। सहयोग के मोर्चे। मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खासतौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके मद्देनजर अलग अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं। विकल्प की राह खोजी जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ते तैयार हो। आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए।
भारत ब्राजील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस समझौते में अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में की विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं और इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लिथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ खनिज तथा भू धातु विकास के संचालक तत्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण तथा और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में है। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफी तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। भारत ब्राजील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्राजील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राजील के साथ नए करार के बाद भारत को इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लेकर एक सहमति बनी है और इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ साथ ब्राजील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, चाइना, ये रूस, यूक्रेन, ये आप देखिए ग्रीनलैंड है, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, ये वेनेजुएला है, देख रहे हैं, ये ब्राजील आपको देखने को मिल जाएगा। इसी की बात हो रही है। उपेक्षा का सिलसिला। हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले साल बास्केटबॉल का खंभा गिरने से एक युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत ने शासकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की कई परतें भी खोल दी थी। तब इस मामले की तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसकी हर पहलू से जांच करने और जरूरत के मुताबिक सुधार के कदम उठाने की बात कही थी। घटना के बाद एक जांच समिति भी गठित की गई थी, मगर हालत यह है कि अब तक उस समिति की विस्तृत रिपोर्ट नहीं पेश की गई। यही वजह है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने खिलाड़ी की मौत पर चिंता जताते हुए इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि रोहतक के उपायुक्त की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें घटना के वास्तविक कारणों और सुरक्षा मानकों का ठोस ब्यौरा तक नहीं है। इसमें केवल बास्केटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने का जिक्र है। आयोग ने इसे संज्ञान में लिया और अब पूरे मामले पर सरकार से रिपोर्ट मांगी। यह दुखद है कि खेलों के लिए पर्याप्त राशि खर्च किए जाने पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलता है और खेल सुविधाओं में गुणवत्ता नहीं दिखती। बास्केटबॉल मैदान में अगर खंभे में जंग लगी थी और वह कमजोर होने के कारण गिरने की स्थिति में था तो वहां किसी खिलाड़ी को अभ्यास करने या खेलने से रोकना और खंभा तुरंत बदलना किसकी जिम्मेदारी थी? अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बार बार शिकायत के बावजूद उस खंभे की न मरम्मत की गई और न उसे हटाया गया। सच यह है कि खेल के मैदान में नियमित रखरखाव होता है तो अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल खिलाड़ी की जान नहीं जाती। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और उनके कर्तव्यों में चूक है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और चिंता का कारण बनने के बावजूद इस मसले पर राज्य सरकार की उदासीनता और अनदेखी एक अघोषित नीति है, वरना जांच रिपोर्ट में देरी ना करना और इस मसले पर जरूरी कदम उठाना उसकी नज़र में प्राथमिक दायित्व होता है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि जब तक हम लोग जागते ही नहीं हैं, जब तक बड़ा कोई हादसा ना हो जाए और हादसा होने के बाद हम लोग हाहाकार करने लगते हैं, सरकार प्रशासन सब कोई लीपापोती करने लगता है। जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है वो सब भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कोई हादसा होता है, बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, समितियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट कहाँ है, क्या हुआ, उसका पता ही नहीं चलता है। यह है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोगों का कोई सुझाव हो, सवाल हो तो ज़रूर बताइए आप लोग। धन्यवाद।